शुरुआत करते हैं आपके आज के क्लास के पहले प्रश्न की, जिनमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि तापगतिकी का प्रथम नियम जो है सामान्यता किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के शीतलता के नियम से, ऊष्मा विनिमय के नियम से या ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित हो जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% एग्जाम को क्रैक करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों तापगतिकी का प्रथम जो है नियम सामान्यतः किससे संबंधित हो जाता है? तो ये दोस्तों आपके ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित हो जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी निकाय या सिस्टम द्वारा जो अवशोषित की गई ऊष्मा होती है उसकी मात्रा निकाय द्वारा दाब के विरुद्ध की गए कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q यहाँ पे क्या हो जाता है? निकाय द्वारा आंतरिक ऊर्जा हो जाती है। डेल्टा U क्या हो जाता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और डेल्टा W निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W। दूसरा प्रश्न है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अक्सर आप देखो गर्मियों में ठीक है सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं या सफेद साफी लगाते हैं, तो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका रीजन उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वह उसे क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, वापस कर देते हैं, इसलिए वह श्वेत वस्त्र जो है शीतलता होता है, शीतली प्रदान करता है। अगला है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। देखिए अभिक्रिया को जो ऊष्मा होती है अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करेगी, अभिकारकों उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो की गई या स्थिर आयतन पर हो निश्चित करेगी। लेकिन अभिक्रिया की ऊष्मा जो निर्भर है वह उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है उस पर नहीं है। अभिक्रिया जो ऊष्मा होती है उस पथ पर जिसमें अंतिम जो है उत्पादक प्राप्त किया जाता है वह आपका इस पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ है जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? परासरण, श्यानता, असंजन, पृष्ठीय तनाव। आप सभी लोग जानते हैं दो धातुओं का जो सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव हो जाता है वह असंजन की बात करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में क्या है? पानी को विस्थापित कर देता है। तो वह किस में करता है? तो वह आपके समान आयतन में। क्या दोस्तों? जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो समान में पानी में विस्थापित कर देता, समान के बाद समान आयतन में पानी को विस्थापित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन जो होती है वह सभी लोग जानते हैं भाप से पैदा होती है। भाप का जला हुआ बड़ा खतरनाक होता है भैया, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, पता नहीं चल पाती इसमें कितनी ऊष्मा होगी। तो भाप का जला हुआ बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम, जो किसी पदार्थ के आपके लगभग कह सकते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान के बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती, वह हमारी कहलाती भाप। तो सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा की अगर बात आती है तो भाप का नाम आता है। अगला कि किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा, गामा, पराबैंगनी या एक्स किरणें। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस विकिरण का वेग जो है प्रकाश से कम होता है वह सभी लोग जानते हैं अल्फा किरणें। अल्फा किरणों की चाल जो होती है वह प्रकाश की चाल से 1/10 भाग कहलाती है, इसलिए सबसे कम आपका अल्फा किरणें होती है। अगला है एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग अलग करना चाहता है
तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति जो है रत्नों को ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को क्या करता चाहता है, अलग अलग करना चाहता है। वास्तविक और कृत्रिम जो रत्न है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करके वह अलग कर सकता है, या किस विकिरण का उपयोग उसे करना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं एक्स किरण की बात करें। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया। एवोगैड्रो, डाल्टन, पास्कल या न्यूटन की बात करें। सभी कमेंट कीजिए। पदार्थ का परमाणु जो है सभी लोग बताइए। जब हम क्लास करते हैं ना तभी ये मैसेज कॉल आते हैं। सभी से निवेदन है कि मैसेज कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कॉल बहुत कम किया करिए। कोई भी डाउट है मैसेज हम आपका रीड करके अवश्य रिप्लाई करेंगे। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया। जब भी पदार्थ के परमाणु का जिक्र होता है तो एक ही नाम आता है, डाल्टन। जी हाँ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। और इन्होंने कहा भी है कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसने कहा है, डाल्टन ने कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दोस्तों दिया गया है। किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी की बात करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है इनमें से कौन तय करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाती है, क्योंकि नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय की जाती है। किसके बाहर, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं। अगला, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। जब किसी तत्व का तुल्यांकी भार हो और उसकी संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही परमाणु भार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वह सभी लोग जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य आएगा। मैं ये नहीं कहता यही प्रश्न आए, आपका परमाणु क्रमांक बदल सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन ये आपका जो टॉपिक नहीं बदल सकता है। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। एक ट्रिक बताऊंगा, 19 हो जाएगी। देखिए ट्रिक यह है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या बटे माइनस परमाणु क्रमांक। तो 36 माइनस 17 कर दीजिए, 19 आ जाएगा। बड़ी देखें क्या करना है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में क्या करना है, परमाणु क्रमांक को माइनस कर देना। अगला प्रश्न देखिएगा, द्रव्यमान संख्या किसका योग कहला जाता है। केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हो जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके योग हो जाता है, तो द्रव्यमान जो संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग कहला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिए। इनमें से अधिकतम द्रव्यमान जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। कितना होता है, 1.00867। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 0.000549। और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.00728। और हाइड्रोजन का 1.00783। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 783 हो रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन का इतना हो रहा है 1.00867। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता जो है उच्चतम होती है या अधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में होती है, तो जो पीट कोयला होता है, पीट प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता जो है अधिक होती है।
परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। तो परमाणु संयंत्रों को जो बंद किया जाना है और इस बंद करने में जो उपयोग की जाने वाली छड़ें होती हैं वह किससे बनी होती है? तो वह आपके दोस्तों कैडमियम से बनी होती है, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं। कैडमियम को किससे डिनोट करते हैं? CD से डिनोट करते हैं। और ये CD के छड़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात कैडमियम का छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है। क्यों ले जाता है भैया? एक नाभिक संयंत्र जो होता है उसमें ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप होती है। उस पाइप को अंदर पानी ले जाता है। अंदर पानी इसलिए जाता है क्योंकि ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस कहलाते हैं। न्यूक्लियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस कहलाते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन तत्व भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। सजीव पदार्थ में संयोजन में लगभग कितने तत्व होते हैं? तो हमारे संयोजन में टोटल हमारे बॉडी में 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 60 से लेकर 62% तक होती है दोस्तों। कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 3% होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसे हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो हम आहार, जो भोजन होता है उसमें जो लवण होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो आहार में लवण का जो उपयोग होता है सभी लोग जानते हैं भोजन को स्वादिष्ट बनाने में होता है। और लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद जो कलियां होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? क्यों माना जाता है? एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया? आप सभी जानते हैं क्यों माना जाता है। क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है। जो अनिवार्य एमिनो एसिड अनिवार्य होता है जो कि भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए एनिमल प्रोटीन्स को जो है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरा होता है। और इन एमिनो अम्लों का निर्माण किससे होता है? जंतु शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, डाइसेस या मल्टेस? सभी बताइए, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? सभी कमेंट कीजिए। तो लाल चने में दोस्तों हम बात करेंगे डाइस्टेस की बात करेंगे। लाल चने को अरहर, तूर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहन फसल कहलाती है। तो लाल चना को किस नाम से जाना जाता है? अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। लाल चना। एंजाइम किसके होते हैं? सूक्ष्म जीव के, प्रोटीन के, कार्बनिक यौगिक के या फफूंद के होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी बताइएगा प्रेम पूर्वक। तो एंजाइम जो होते हैं किससे बने होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन के बने होते हैं भैया। ये जियो तो कह रहा है आज बिल्कुल मैसेज छोड़ के रहूँगा। जियो दन दनादन आपने सुना होगा ऐड, लेकिन ये इसी प्रकार दंदना प्रकार से मैसेज भी कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान पूर्वक हटा देना है, केवल हमें फोकस करना है प्रश्नों को कि एंजाइम किसके बने होते हैं। एंजाइम दोस्तों सभी लोग जानते हैं प्रमुख रूप जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में 10⁻10 गुणा बढ़ाकर कर रहता है। एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, जो 10⁻10 में रासायनिक अभिक्रिया में जो है 10⁻10 गुणा बढ़ा सकता है। और एंजाइम की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। एंजाइम की जब चर्चा हो गई है तो ये भी प्रश्न होना चाहिए, एंजाइम की खोज किसने की? एंजाइम की खोज
कोहेने ने की। किसने की है? कोहेने ने, जर्मन वैज्ञानिक कोहेने ने की है एंजाइम की खोज। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, विटामिन या प्रोटीन? सभी बताइएगा प्रेम पूर्वक। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? सभी मित्र कमेंट कीजिएगा, सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। प्रेम पूर्वक कमेंट आ चुका है। लार किसके पाचन में जो है मदद करती है? तो लार जो होती है वह आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं कि मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो ये त्वचा से श्वसन करते हैं मेढक और केचुआ, लेकिन इनके दोनों में त्वचा, इन जीवों में त्वचा में क्या होता है जिससे श्वसन करते हैं? वह होता है आद्रेवम श्लेष्मी होता है। मेढक केचुए की त्वचा अधिक क्या होती? ग्रंथिमय होती है, इसी के कारण काफ़ी चिकनी होती है। और इनकी त्वचा आर्देवम श्लेष्मी, जिसे हम नम या बराबर कहते हैं, इनमें त्वची श्वसन होता है। तो आर्देवम श्लेष्मी की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसे भी बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि आहार नाल या पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। जैसे ही आप भोजन करते हैं, पेट के जैसे गले के अंदर जाता है, यानी पाचन नली में जब जाता है, निगला गया जो भोजन होता है नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, ये गति जो करता है इसका कारण और रीजन बताना है आपको। तो कारण रीजन यह है दोस्तों कि ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां क्या है? संकुचन करती हैं। ग्रास नली या ग्रसिका की जो भित्ति होती है वह क्या करती है? पेशियों को संकुचन करती है, इसलिए प्रेशर से जल्दी नीचे जाता है भोजन। दो जीवों सबसे अच्छे मित्र हैं। दो जीव जो हैं जो सबसे अच्छे मित्र कह सकते हैं और साथ साथ रहते भी हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों की इस प्रकार के उपलब्ध को क्या कहेंगे? तो जब दो जीव मित्र भी हैं, साथ साथ रह भी रहे हैं, और इनमें एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे हम सहजीवन की बात करेंगे। जब दोनों अच्छे मित्र हैं, साथ रह रहे हैं, तो यहीं से हमारा जिक्र हो, साथ रह रहे हैं मतलब सहजीवन की बात करेंगे। इनके संबंध को, इन जीवों को, इस संबंध के प्रकार को सहजीवन की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है वह बताना है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कूट वाले भी ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सही क्रम जो दिया गया है हमारा, सी ऑप्शन देखिएगा, सही क्रम यहाँ पे दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है? पहले 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। तो 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो गड्ढे की तली में रेत की परत को बिछाकर ढक दीजिए, कचरे को ढक्कन में डालिए और गड्ढे केचुए को डालिए और गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रख कर ढकिए। पहले क्या करना है? गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक देना है, कचरे को गड्ढे में डालना है। अब एक गड्ढे में केचुए को डाल दीजिए, फिर गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से उसे ढककर रख दीजिए। कह सकते हैं इजली प्रश्न है, सभी से बनते हैं, लेकिन एग्जाम में ही प्रश्न आ जाए भैया, बहुत दबाव के कारण ये भी प्रश्न गलती हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, आप भी ये चीज़ें फील कर रहे हैं। दोस्तों, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो हमें पहले ये समझना है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विषय सब्जेक्ट है क्या चीज़ दोस्तों? यह वह चीज़ है जो ये केवल क्या करते हैं? विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज जो होते हैं ये केवल विशिष्ट आवासों में पाए जाते हैं और इसकी उपस्थिति हर स्थान पर नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि विशिष्ट शब्द लगा हुआ है तो हर स्थिति में तो नहीं हो सकती, ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? सभी लोग बताइएगा।
समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल इनमें से कौन सा हो जाएगा? अब हो जाता पेट्रोलियम और जल। ध्यान दीजिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की डेट में देखा जाए, जो घटता हुआ है, शुद्ध जल और पेट्रोलियम। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? लिटमस शब्द से आएगा, किसको कौन परिवर्तित करता है? ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्रश्न आएंगे। तो जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे, नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा, वह जलीय विलयन कौन सा कहलाएगा? वह कहला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, या दोस्तों SO2, क्योंकि यह एक रंगहीन और दम घुटने वाली गंधयुक्त गैस है, हवा में भारी विषैली गैस कहलाती है। इसका जो जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, जलीय घोल, जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? रंग जो है लाल कर देता है, वह आपका सल्फर डाइऑक्साइड। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गुणों में सही वर्णन करता है? देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालेंगे तो गैस तो उत्पन्न होगी ही। जब गैस उत्पन्न होगी तो आप ये भी जानते हैं, जब गैस उत्पन्न हो जाएगी तो वह रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या, कौन सी ध्वनि? पाप ध्वनि जो है उत्पन्न करती है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH की बात कर रहे हैं। इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। जब हम NaOH को ताज़ा जलीय विलयन में एल्युमिनियम को पन्नी डालेंगे तो उसके साथ प्रतिक्रिया रंगहीन गंधहीन जो गैस बनेगी वह H2 बनेगी। तो जो जलीय माचिस की तीली नज़दीकी लाने पर पप ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी ध्वनि की बात करेंगे। तो सही वर्णन आपका डी ऑप्शन है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि फसली पौधे पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन करना है। यानी खरपतवार से प्रश्न आया है। अब नीचे आपके अध्ययन करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, खरपतवार जो होता है कटाई से बाधा उत्पन्न करते हैं। कटाई में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करेंगे। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित भी करते हैं। ये फसली पादपों में जल, पोषक स्थान, प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो ये भी बातें बिल्कुल सही दी गई हैं, क्योंकि जब बाधा उत्पन्न करते हैं, स्पर्धा करते हैं, तो मुख्य फसल का जो बाढ़ होता है, वृद्धि होता है, वह अवरुद्ध होती है, रुक जाती है। यानी कि मुख्य फसल का विकास रुक जाएगा और कटाई में बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, सभी किसान से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय बताइए। जी हाँ, खरीफ और रबी फसलें, जायद की फसलें, फसल से एक प्रश्न आएगा। तो खरीफ की फसलें दो भी आ सकते हैं, कोई ये टॉपिक नहीं है। किसी दिन किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, किसी दिन कम आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कोई निश्चित नहीं किस टॉपिक से 2 ही नंबर का आएगा। तो खरीफ फसलों का समुच्चय यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वह आपका खरीफ फसल मतलब मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन, जो जून जुलाई में बोया जाता हो, वही तो है मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। यही हमारी खरीफ की फसल कहलाती है। जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। ठंड में धूप की जरूरत होती है, यानी रबी की फसल। अगला है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, यानी अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो। देखिए, जब हम किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा, जब किसी बिंब का हमें विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो हम किसे यूज में लाएंगे? अवतल दर्पण या उत्तल
लेंस की बात करेंगे, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि इससे बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक होगा। यदि वस्तु की स्थिति अच्छी है या अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो जाते हैं। अब बढ़िया प्रश्न आया हुआ है, बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यक्रम प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यक्रमों को नीचे दर्शाई सारणी में लिख दिया। ओडोमीटर जो होता है ये समय और किलोमीटर यहाँ पे उसने लिख दिया। बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल पूछा जा रहा है। अब देखिए पहला जो अंतराल देखिएगा 8 बजे से लेके 8:10 AM, यानी कि इन दोनों का अंतराल भी देखेंगे तो इन दोनों का अंतराल 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है, मतलब 6 गुणे 1000 कर देंगे। इसके बटे टोटल 10 हैं, 10 रीडिंग है बटे 60 कर देंगे, बराबर वैल्यू निकाल दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 10, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार दूसरे अंतराल का भी निकाल सकते हैं। दूसरे अंतराल का भी आपका यही आ जाएगा। दूसरे अंतराल का कितना निकल के आएगा, सभी लोग बताइए। सेम टू सेम यही करना है, केवल क्या करना है, दूसरे अंतराल में इसको और इसको माइनस करना है। 78,768 को 78,758 में माइनस करना है। बड़ी संख्या से छोटी में करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना और वही फार्मूला लगा देना है। 10 गुणे 1000, 10/60, 100/60 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार तीसरे अंतराल में कर लीजिए। तीसरे अंतराल का वही आ जाएगा, 12 निकल के आ रहा है, तो 12 गुणे 1000 कर लेंगे बटे 10 गुणे 60 कर लेंगे, बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को सारे नोट कर लेना है। जब सारे नोट कर लेंगे सभी को प्लस कर दीजिए और भाग कर दीजिए इकट्ठा, तो आपका टोटल कितना निकल के आ जाएगा, औसत चाल आपकी 15 निकल के आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता हो। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के जैविक अवयवों का निरूपण करता हो। वह कहला जाता है कीट, मेढक, मछली, जलीय और पादप। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, वह कहला जाता है संख्या निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है कि कितने रूप से मिलकर संयुक्त कार्य करती हैं। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं, तो वह कहला जाता है वर्तिकाक, अंडाशय एवं अवर्तिका। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, इन चरण में सही क्रम कौन सा नहीं है। देखिए खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद डालिए, जब परख नली को हिलाना है, बिल्कुल सही दिया गया है। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए, ये गलत है, पाउडर पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, सही चरण पहला क्या होता है, सही चरण आपको बताना है, नीचे ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, मतलब पहले हमें क्या करेंगे, पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पाउडर पेस्ट बनाएंगे, ये काम पहले करना है। ठीक है,
इसके बाद खाद्य पदार्थ के कुछ भाग को परख नली में लेना है, 10 बूंद डालना है, परख नली को हिलाना है। हिलाने के बाद क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ के जो होगा उसमें 2 बूंद, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाएंगे। तीसरे में क्या करना है, 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाना है। इसके बाद परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को डालना है और भली भांति हिलाना है। चाहे कूटनीक वाला हमारा जो दिया गया है 2143, क्या हो जाएगा 2143। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में कच्चा कच्ची प्रश्नों के तकनीकी का किसके लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में कच्चा कच्ची प्रश्नों की तकनीक की बात करेंगे तो समस्या समाधान कौशलों को विकास करने में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्दर्शन पाठ देने के लिए कहा गया, लेकिन भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो ये जो उपागम किया गया, ये प्रकरण जो पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है, यानी प्रकरण को पढ़ाने की बात करेंगे तो प्रकरण को जब पढ़ाने की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, वह आता है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करें। हस्तपरक मतलब हाथ से किया हुआ कार्य स्वयं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण के उचित अध्ययन के अभ्यास में सबसे प्रभावी तरीका हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना ही होता है। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं को अवसर उपलब्ध कराना। पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र में जहाँ भी अवसर हो, समझ लीजिए जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जा रहा हो, अच्छी बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कक्षा 8 के क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। थर्मामीटर के प्रयोग को पहले और बाद में गर्म पानी से धोना सबसे बड़ा। पहले थर्मामीटर का प्रयोग कीजिए, गर्म पानी से धोलिए और बाद में गर्म पानी से धुलकर रख दीजिए। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी के पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया भैया? उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दैनिक जीवन से संबंधित जो व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं, लेकिन उन्हें हल नहीं किया गया है। क्यों हल नहीं किया गया है ये आप लोग जानते हैं कि क्यों नहीं हल किया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अपने माध्यम से, अपने विचार से, अपनी तकनीकी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को जो है प्रदर्शित नहीं करती। देखिए इसमें से वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता जो प्रदर्शित करती है उसकी पहले हम बात करेंगे। वह प्रमाण मांगना, तर्क संगत या व्यापक सोच, लेकिन पक्षपाती राय ये आपका कदई नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है। तो क्या मांग है? इनकी मांग यह है दोस्तों कि उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। क्या है? उसे जो है शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। तो उच्च विज्ञान शिक्षण को जो है विषय सीखने सिखाने के लिए स्नावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, रचनावादी उपागम का अनुकरण करना चाहिए। आई होप सभी लोग समझ गए हैं।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना होता है, प्रक्रम कौशल अर्जित करना होता है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना होता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं तकनीकी कौशल अर्जित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने पर जांच पड़ताल की जाए, प्रक्रम कौशल का विकास किया जाए, वैज्ञानिक साक्षरता प्रदान की जाए, लेकिन तकनीकी कौशल अर्जित करना आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए करेंट क्वेश्चन भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा कि टैडपॉल के कायंत्रण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, एक बार रिपीट करूंगा, टैडपॉल के कायंत्रण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? क्लोरीन तत्व की, ब्रोमीन तत्व की, सल्फर तत्व की या आयोडीन तत्व की? यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चंस किए। 50 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया? सभी क्वेश्चन सभी सिलेबस को लेकर